धरती और आकाश के मिलने का स्थान। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। निराश या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास। क्या? निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन। दही से बनने वाला एक व्यंजन। श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज। इन दोनों के लिए ही प्रश्न है। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज। नहीं किया तैयार? स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला। लिखा भी नहीं, तैयार भी नहीं किया तो अब क्या करना है? खड़े खड़े लिखना है। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से। स्वराज प्राप्त करने के बारे में गंगादास ने क्या कहा था? कुछ भी याद नहीं है क्योंकि पढ़ा ही नहीं। कल पहले लिखा हुआ सुबह बताना मुझे, फिर क्लास में बैठना। बैठो अभी। आज हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बीमार थे, उनकी पत्नी भी बीमार थी, पर पति को उनकी पत्नी बीमार होने की चिंता न हो, इसलिए वह बीमार होने के बावजूद भी स्वस्थ रही और स्वस्थ है ऐसा उसने दिखाया। बीमारी में अपने पति की अच्छी सेवा की और पूरी तरह जब लेखक ठीक हो गए, दूसरे ही दिन पत्नी खाट पर लेट गई और फिर कभी नहीं उठी। मतलब 6 महीने तक वह बीमार रही और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए लेखक ने इसका शीर्षक दिया है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। कि लेखक अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और उनकी पत्नी बीमार हो गई। हरिवंश राय बच्चन प्रस्तुत आत्मकथांश में, आत्मकथा अंश है, इकाई का प्रकार आत्मकथा अंश। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी के दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसमें से यह अंश लिया गया है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना मतलब लाड़ प्यार करना। आपको जरा सा भी बुखार है तो मुझे तो ज़्यादा बुखार है, मैं केयर नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा करके आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीमारी को लाड़ प्यार करते हैं आप। तो लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं था। बुखार आता था तो काम ज़्यादा करता था, क्योंकि इससे मुझे आराम मिलता था। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। अपने आप का जो ध्यान नहीं रखता
और बीमार पड़ता है तो गांधी जी उसे अपराध मानते थे। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया कि अपराधी को दंड देना चाहिए। अपराधी कौन है? खुद। तो जब हम अस्वस्थ होते हैं तो आराम करने की बजाय काम करेंगे तो क्या होगा? दंड दिया, अपने आप को दंड दिया, ऐसा इसका मतलब होगा। तो गांधी जी का जो वाक्य था इससे कुछ आगे गए और उन्होंने बीमार व्यक्ति को दंड देना उचित समझा। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। એટલે जो काम मैं प्रतिदिन करता था उससे ज़्यादा काम करता। कब? जब बीमार होते तब। मुझे भरे बुट बुखार मतलब तेज बुखार, भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। सुबह वह स्कूल जाते और रात में यानी कि 10-11 बजे तक ट्यूशन करवाती। तो उन्होंने तेज बुखार होने के बावजूद भी कभी ट्यूशन में उन्होंने छुट्टी नहीं रखी। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, मतलब हरामीपन, और गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक था। जब भी बुखार आता था तो वह लिखने का काम करते थे, यानी कि लेखक थे, तो वह और भी अच्छी तरह से सोचकर लिख सकते थे। तो लिखने में उन्हें प्रेरणा मिलती थी, प्रोत्साहन मिलता था। वह कहते हैं कि ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं करूँगा कि बुखार में तो मैं अदबदा कर लिखता था, यानी कि ज़बरदस्ती लिखता था। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। तो विचारों को और भी गति मिलती थी बुखार के कारण। बुखार की गर्मी के कारण विचारों को और भी विचारों को और भी मैं तेज़ी से आगे सोच सकता था और लिख सकता था। इसलिए मैंने कभी भी बुखार में लिखना नहीं छोड़ा, या बुखार मेरे काम में कभी बाधा रूप नहीं बना। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते थे। हस्ब मालूम होना मतलब नित्य के अनुसार या नियम अनुसार काम करना। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं फट से जवाब दे देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। बुखार तो है लेकिन मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अंग्रेज साहित्यकार है किपलिंग। आत्मकथा में उसने लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। किपलिंग ने क्या लिखा है कि जब मुझे बुखार होता था तो मैं अच्छी तरह से कहानियाँ लिख पाता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। मुझे भी जब भी बुखार आया है तो मैंने कभी लिखना कम नहीं किया। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं, दो चट्टाने की जो सबसे बड़ी कविताएं हैं, सारंग के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस, वृक्ष, हनुमान, मैंने प्लूरिसी में पड़े लिखी थी। दांत में जो दर्द होता है उसे प्लूरिसी बोलते हैं। बहरहाल એટલે हर हालत में, बहरहाल मतलब हर हालत में, जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित नहीं करती, यानी कि मैं कभी भी बीमारी से परास्त नहीं हुआ।
जब भी बीमार पड़ा हूँ फिर भी मैंने अपना काम नित्य क्रम से किया है, कभी भी मैंने काम छोड़ा नहीं है। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। जब भी आपको बुखार आए तो आप काम करते रहो तो बुखार अपने आप चला जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेखक भी ऐसा ही मानते थे कि मैंने कभी बीमारी से हार नहीं मानी, बल्कि मुझसे हार कर बीमारी चली गई है। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। अपने प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि काम करते रहो तो बुखार अपने आप चला जाएगा। बुखार को आप लाड़ प्यार करोगे तो ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन बुखार को आप कुछ भी बुखार के सामने आप नहीं देखोगे और अपना नित्य क्रम के अनुसार जो काम करते रहोगे तो बुखार अपने आप चला जाएगा, ऐसा लेखक का मानना है। यह बुखार मामूली न था, इस बार जो बीमारी थी उन्हें वह मामूली नहीं थी। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। 9 महीनों से उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार आता था, उतरता था, चढ़ता था, पर उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो झकझोर रहा था मतलब हिला रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, जो भी लिखते थे किताब वह बिक्री नियमित नहीं होती थी, इसलिए उनका घर का व्यवहार चलाने में उन्हें परेशानी होती थी। इसलिए वह ट्यूशन पर बीमार होने के बावजूद भी जाते थे। स्कूल तो बंद था, छुट्टियां थी, इसलिए किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़ा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने पर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। बुखार शुरू हुए कई महीने बीत गए। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। जुलाई आ गई, स्कूल शुरू हो गई, फिर ट्यूशन के साथ साथ स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। बुखार का नमूना वही, मतलब सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। सुबह बुखार नहीं होता था, और शाम जब भी शाम हो जाए तब बुखार चढ़ जाता था 101 डिग्री 102 डिग्री। कमजोरी दिन दिन बढ़ती गई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बांटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज अपने बूते के बाहर है, क्योंकि एलोपैथी का इलाज बहुत महंगा था, तो वह करवाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि इतनी आमदनी उनकी थी नहीं। और कभी कभी सोचता क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। मेरी जिह्वा पर उससे पहले, जब लेखक बीमार पड़े उससे पहले उनकी पत्नी भी बीमार थी, तो उन्होंने एक दिन ऐसा कह दिया था बात बात में कि तेरी बीमारी मुझे लग जाए। तो क्या उसी दिन मेरे जीभ पर यानी कि सरस्वती बैठ गई थी कि सचमुच श्यामा की बीमारी मुझे लग गई? और सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। क्या उस समय मेरी बैठी हो तो कितना अच्छा है। श्यामा यदि ठीक हो गई हो और श्यामा के बदले मैं बीमार हो गया हूँ तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, श्यामा तो बीमार थी ही और साथ में मैं भी बीमार रहने लगा। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? श्यामा स्वस्थ नहीं है, बल्कि दिखावा कर रही कि वह स्वस्थ है, क्योंकि उसके पति को उसकी चिंता न हो। पर श्यामा को क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। 6 वर्षों से उनकी पत्नी बीमार थी, कभी भी वह बीमारी से मुक्त नहीं हुई है। लेकिन आज अचानक
मुझे बीमार देखकर वह स्वस्थ दिखती है, तो क्या है, सचमुच उसकी बीमारी मुझे लग गई है? यदि ऐसा हुआ है तो अच्छा है, या फिर वह अच्छे होने का दिखावा कर रही है? वो समझ में नहीं आता था उन्हें। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था। आप अपने मन से जो भी चाहते हो वो कर सकते हो। आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझसे ये होगा। शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। एक बार आप बीमार पड़े, आराम नहीं करना, साथ में दवा लेते रहना, लेकिन आराम नहीं करना, काम करते रहना और मन से मजबूत रहना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे आप स्वस्थ रह पाओगे, बीमारी में भी आप स्वस्थ रह पाओगे। तो मन से, इच्छा बल से, उसी तरह श्यामा ने इच्छा बल से अपने आप को स्वस्थ रखा था। इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। मैं बीमार था उसका किसी को मैंने पता नहीं लगने दिया, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, मतलब जांच करवाऊं कि मुझे क्या हुआ है। मैंने टाल मटोल की, मतलब डॉक्टर के यहाँ न जाने के लिए मैंने बहाने बनाए। टाल मटोल किया मतलब बहाने बनाए। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिस हेतु से हमने एक बार छोड़ा है, वह कार्य पूर्ण होने के बाद ही वापस आता है, इसके अलावा नहीं। तो शब्द रूपी ब्रह्मास्त्र श्यामा ने छोड़ा। कैसा ब्रह्मास्त्र? देखो कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। आप श्यामा रोज़ अपने पति से कहती थी कि आप डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, लेकिन वो जाते नहीं थे। तो एक दिन उसने कहा कि आप नहीं जाते तो अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक आप डॉक्टर के पास जाकर नहीं आओगे तब तक खाना नहीं खाऊंगी। अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। क्षय हुआ उन्हें, क्षय की बीमारी थी, यानी कि टीबी। तो अब तो उन्होंने मेरे इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ लिखनी थी वह लिख दी और मुझे कहा कि चिंता मुक्त रहकर आपको काम करना है, क्योंकि चिंता है ना वह औषधि का काम करती है। चिंता मुक्त होना औषधि का काम करती है। आप जितने ही चिंता मुक्त रहोगे उतने स्वस्थ रह पाओगे। तो डॉक्टर ने दवा तो लिख दी, चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्योंकि आराम तो उनसे शक्य ही नहीं था। क्यों शक्य नहीं था? क्योंकि काम करेंगे तो घर में कुछ पैसे आएंगे, और घर में पैसे आएंगे तब जाकर वह व्यवहार चला पाएंगे। ऊपर से सिर पर क्या था? सिर पर क्या? कर्ज था। हर महीने उन्हें इतने पैसे चुकाने हैं। कर्ज लिया था किसी से तो उसका ब्याज भी देना पड़ता है। तो हर महीने हम जो जितने पैसे लिए हैं वह नहीं चुकाते तो उसके हिसाब से जो भी ऊपर के पैसे बनते हैं वो चुकाने पड़ते हैं। तो कर्ज भी ऊपर से चुकाना था, इसलिए उनके लिए आराम करना और घर में बैठे रहना वह तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए उन्हें मौत का परवाना लगा। क्या मौत का परवाना लगा? सावन लेखक को मौत का परवाना क्या लगा? जील, डॉक्टर का नुस्खा,
डॉक्टर मुखर्जी का नुस्खा, उन्हें मौत का परवाना लगा। आपको पाठ नहीं समझ में आता? आता है या नहीं? बैठो, ध्यान रखो टीचर में। तो चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा, मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? अब मैं ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ, मर जाऊँगा, ऐसी चिंता होने लगी। क्या इतने ही दिनों के लिए मैं यहाँ पर आया था इस संसार में? इतना ही मुझे जीना था? इतना ही गाने गुनगुनाने यहाँ पर आया था? केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने के लिए, इतने दुख संकट उठाने के लिए मैं आया था? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला, मेरे जीवन की यानी कि मेरे सपनों का जो संसार था वह अभी अभी तो शुरू हुआ है। और अभी मैंने संसार में ऐसा कोई सुख प्राप्त नहीं किया है। आज तक घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते हमेशा काम में ही व्यस्त रहा हूँ। ना ही पत्नी के साथ कहीं कुछ घूमने फिरने गया हूँ और ना ही उसके साथ अच्छे से वक्त बिता सका। क्या मैं ऐसे दुख उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए ही यहाँ पर आया था? और मेरी जीवन की अभी अभी शुरुआत हुई है और जीवन के साथ साथ मृत्यु भी साथ में आ गया। ऐसी बातें वह मन में सोचने लगी। धार्मिक खड़ा हो जाए। डॉक्टर मुखर्जी की बात सुनकर लेखक के मन में कैसे विचार आए? कहाँ पहुँचे हम? झील कहाँ पहुँचे? खड़े रहो दोनों में से किसी का ध्यान नहीं था। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? यहाँ पर आकर बैठने का कोई मतलब खरा? हाँ, ध्यान तो है नहीं। घर से आपके पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं यहाँ पर। प्रेमल, कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? बोलो भाई। जब तक तुम दवाखाने नहीं जाओगे तब तक, दवाखाने डॉक्टर को बताने नहीं जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अस्पताल, जब तक तुम डॉक्टर को दिखाने नहीं जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब तीनों को भी ये पाठ लिख कर आना है कल। बैठो अभी। मरने से मुझे डर नहीं था, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मभेदी प्रहार था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा था, यानी कि मेरे मर जाने के बाद श्यामा को किसी प्रकार का सुख भी नहीं मिलेगा, तो उसके जीवन में वैधव्य लिखा है, मैं अभी से मर जाऊंगा। ये सारे विचार उनके दिल में आने लगे। यहाँ तक आज हम देखते हैं, जहाँ तक हमने इकाई का अभ्यास किया है तब तक जितने प्रश्न आप बना सकते हैं ऐसे बनाकर आना, तैयार करके आना। 5वां पाठ भी आपको तैयार करके आना है और जिसको लिखने के लिए बोला है वो लिख कर आए।